नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम स्टडी 91। और जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, एडवर्ब की एक्सरसाइज लेकर आए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े किसी भी चैप्टर किसी के टॉपिक को, उसके बाद जब तक आप उसके क्वेश्चंस ना लगा लें आपका काम कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग लेकर आए हैं एडवर्ब पे बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इससे पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था, डिस्कस हमने किया था एडवर्ब क्या होता है और इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, एडवर्ब की एक्सरसाइज है। एरर कोई भी होगा इसमें, वो किस पर बेस्ड होगा? एडवर्ब के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि यहां पर एडवर्ब का ही टॉपिक चल रहा है। एडवर्ब की एक्सरसाइज है, वर्कशीट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। आपको टाइम मिलेगा, आप भी अपनी नज़र यहाँ पर दौड़ाएं और देखें कि पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ उसका आंसर किस पार्ट में होना चाहिए, यानी कौन सा पार्ट इसमें रॉन्ग है, क्या चीज़ ऐसी है जो गलत तरीके से यूज़ की गई है, आपको फाइंड आउट करना। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या गलती थी और क्यों थी। चलिए भाई, टेक योर टाइम, 10-15 सेकेंड आप लीजिए, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ कि इसमें क्या आंसर होगा और क्यों होगा। चलिए भाई, आंसर पता चल गया? नहीं पता चला? कोई बात नहीं, अगर नहीं पता चला तो डू नॉट मिस माई लास्ट लेक्चर, क्योंकि उसमें मैंने एडवर्ब्स के कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें ये बात डिस्कस की थी। जिन्होंने मिस कर दिया कोई बात नहीं, यहां पर देख लें कि कॉन्सेप्ट इसमें क्या अप्लाई होगा। लिखा हुआ है ए पार्ट में क्या लिखा हुआ, ए सोल्जर इज। देखो होता क्या बच्चों, यहां पर जब भी मैं करेक्शन कराता हूं, एक सेंटेंस डिवाइड होता है पार्ट्स में। ये करेक्शन स्पॉटिंग एरर्स किसी भी तरीके से सेंटेंस आ सकता है, एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है, या तो ऐसे डिवाइड करके, या एक सेंटेंस पूरा लिख देगा और उसमें से कुछ ऑप्शंस दे देगा कि जिसमें से एक पार्ट पहले ऑप्शन में लिखा होगा, दूसरा पार्ट दूसरे ऑप्शन में, कैसे भी दे। लेकिन ओवरऑल आपको देखना क्या है, अगर स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन है तो उसमें कोई ना कोई एरर आपको फाइंड आउट करनी होगी। किस तरीके से पूछता है वो अलग डिपेंड करता है एग्जामिनेशन के ऊपर। ए सोल्जर लिखा हुआ है, सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट कावर्डली। तो पहले तो हम लोग मीनिंग समझें कहना क्या चाहता है। तो यहां पर सेंटेंस में कहना चाहता है कि एक सोल्जर जो होता है उसको बताया जाता है, स्टॉट हमेशा उसको ऐसा इनकलकेट किया जाता है, पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है कि नेवर टू फाइट कावर्डली, यानी कि कायरता पूर्वक लड़ाई ना करें, कायरता से जंग ना करें, है ना। तो ये सेंस आ रहा है। और यहां पर हमने देखा इस सोल्जर इज टॉट, इसका मतलब यहां पर ये पैसिव बना हुआ है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि सर यहां पर ये बात समझ में नहीं आ रही कि ए सोल्जर इज टॉट क्यों लिखा हुआ है। टॉट का मतलब यहां पे ये पैसिव बना हुआ है। नेवर टू फाइट कावर्डली। अब मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ड इसने यूज किया है कावर्डली, एडवर्ब लगाना चाहता है, क्योंकि फाइट को क्वालिफाई करेगा। फाइट क्या है? वर्ब। एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जैसा कि आपको पता होना चाहिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि कावर्ड जो वर्ड होता है, कायर, ये एक नाउन होता है और इसका एडजेक्टिव एलवाई लगाकर बनता है, नॉट एडवर्ब। इसका एडजेक्टिव कैसे बनता है? एलवाई लगाकर। इसका मतलब जिसको हम लोग एडवर्ब समझ रहे थे कावर्डली, वो असल में क्या निकला? वो निकला एडजेक्टिव। तो अब इसका एडवर्ब क्या होता है ये समझ लेते हैं। इसका एडवर्ब होता है इन ए कावर्डली मैनर और वे। इन ए कावर्डली मैनर और वी कैन से वे, ये इसका बन जाता है एडवर्ब। देखें, तो कायरता पूर्वक या कायरता से के लिए हम लोग को लगाना पड़ेगा इन ए कावर्डली मैनर और इन ए कावर्डली वे, और यहां पर रिप्लेस कर देंगे कावर्डली वर्ड को, क्योंकि कावर्डली क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। रिक्वायरमेंट किस चीज की है? एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है। इसलिए यहां पर क्या करेंगे? ए सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट। उसके बाद क्या करेंगे? कावर्डली की जगह इन ए कावर्डली मैनर भी लगा सकते हैं या इन ए कावर्डली वे भी कह सकते हैं, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट वाले पार्ट में जो कि ए, बी और सी वाले पार्ट में एरर होगा, यहां पे कावर्डली नहीं बल्कि इन ए कावर्डली मैनर हो जाएगा। राइट। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर आपको सभी लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है, पढ़े भाई। ए मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग। कहना यह चाहता है 50 साल का जो इंसान है, जो पुरुष है, ए मैन ऑफ 50 लिखा हुआ ना, कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग,
उसको हम लोग यंग या जवान नहीं कह सकते जो 50 साल का हो गया है। सेंटेंस का मतलब ये आ रहा है। अब आमतौर पे क्या होता है स्पोकन लैंग्वेज में या कम्युनिकेशन में, एक सबसे बड़ी गलती जो हम लोगों से हो जाती है, और हम लोगों से नहीं बड़े बड़े योद्धाओं से हो जाती है। इसका मतलब योद्धाओं का मतलब यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं कि वो कहीं जंग लड़ने जाते हो। योद्धा का मतलब यहाँ पर यह है कि सीखे सिखाए लोग, यानी कि जो स्पोकन में बहुत माहिर हैं, अच्छे अच्छे लोगों से गलती हो जाती है। वो गलती क्या होती है, याद रहे जब भी ये कॉल्ड वर्ड आ जाए, हमने कहा कि आई हैव 2 फ्रेंड्स, कॉल्ड एज या नेम्ड एज जो कहते हैं ना, इट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन, गलत है। एज वर्ड नहीं लगता इसके साथ। या आई हैव 2 फ्रेंड्स नेम्ड एज राहुल एंड राजू, गलत है। नेम्ड राहुल एंड राजू, यानी कि कॉल्ड के साथ ये जो एज लगाते हो ना, कॉल्ड एज, ये गलत माना जाता है। अगर हम कहें नेम्ड के साथ, नेम्ड, हाँ, नेम्ड के साथ ये जो एज लगाते हो ये भी गलत माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन नहीं जाता। कॉल्ड एज हो गया, नेम्ड एज हो गया, और कुछ और भी वर्ड्स हैं जिसमें चुनने का सेंस आता है, जैसे कि इलेक्टेड एज, अपॉइंटेड एज, डिक्लेयर्ड एज, या अगर हम कहते हैं सिलेक्टेड या मेड एज, चोजन, इन सब के साथ एज वर्ड का यूज नहीं किया जाता। आर्टिकल वाले चैप्टर में भी बताया गया था, मैंने बताया था। अगर आर्टिकल आपने नहीं पढ़ा है, आर्टिकल क्या होता है, उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, तो जाकर फिर से देखिए प्लेलिस्ट में, आर्टिकल चैप्टर फिर से पढ़ के आइएगा, तो और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि एक एक चैप्टर अपने आप में कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि नाउन पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल का जिक्र नहीं होगा, या वर्ब पढ़ रहे हैं तो आपका एडजेक्टिव नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, जिक्र हो सकता है। तो कॉल्ड एज, नेम्ड एज नहीं आता है, यानी कि इन दोनों वर्ड्स के साथ एज वर्ड का यूज नहीं करना। जबकि तो आप लोग सोच रहे हो क्या सभी के साथ जितने भी वर्ड हम लोग लगाते हैं साथ में एज लगाते हैं, गलत है। देखो कंसीडर के साथ भी एज नहीं आता, मैं आपको बता दूं, लेकिन रिगार्ड के साथ एज आता है ना, ये सही माना जाता है। नोन के साथ एज आता है, ये भी सही माना जाता है। या डिस्क्राइब्ड एज, इसके साथ भी एज लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नोन एज हो गया, या रिगार्ड एज हो गया, डिस्क्राइब्ड एज हो गया, इन सब के साथ एज वर्ड का यूज करते हैं। जबकि कंसीडर के साथ, कॉल्ड के साथ, नेम्ड के साथ एज वर्ड का यूज नहीं करते। तो गलती यहीं पर थी। ए मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड यंग। सिंपली से ए मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड यंग, एज लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, now coming to the third one, he is being very politely for the reason best known to him. क्या लगता है आपको, सोचिए फिर आंसर मुझे दीजिए। क्या आंसर लगता है इसमें आपको? बहुत ही आसान है। ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली लिखा हुआ है। वह है क्या, बहुत पोलाइट है, पोलाइटली है। अरे भाई, नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताने वाले टर्म्स एडजेक्टिव कहलाते हैं, एडवर्ब नहीं होते। बात यहां पर ही की हो रही है, वो कैसा है, पोलाइट हो सकता, पोलाइटली नहीं हो सकता। एल वाई की यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिंपली ये वाला वर्ड काटेंगे, यहां पे क्या लगा देंगे, पोलाइट। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्थ वन, he is enough tall to be selected as sub inspector in Delhi police. बताएं, take your chance, you have 10 seconds to answer this and then I will be discussing this particular sentence with you all. हाँ, मैंने आपको बताया था ये जो enough लगा हुआ है ना, कहना क्या चाहता है सेंटेंस में कि ही इज एनफ टॉल टू बी सिलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। वो काफी टॉल है किस चीज के लिए, सिलेक्ट होने के लिए, एज ए किसकी तरह, सब इंस्पेक्टर की तरह। कहां पर, दिल्ली पुलिस में, राइट। तो अब ये जो एनफ आता है बच्चे, ये ध्यान रहे कि ये नाउन से तो पहले आता है लेकिन एडजेक्टिव के बाद आता है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन याद रख लो। आई हैव अनफ मनी, आई हैव इनफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हो, लेकिन आई एम इनफ काइंड नहीं कह सकते हो,
एनफ टॉल नहीं कह सकते हो क्योंकि एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव से जो पहले लगा के रखा है ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। नाउन से पहले आता है, देखो नाउन से पहले एनफ का यूज करते हैं जबकि एडजेक्टिव के बाद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी ये नाउन से पहले लगाते हैं तो बन जाता है एडजेक्टिव, क्योंकि एनफ एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। जब भी एडजेक्टिव के साथ आता है तो बन जाता है एडवर्ब उसको क्वालिफाई करने के लिए, जब ये नाउन के साथ आ जाता है तो बन जाता है एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, राइट। एनफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, एनफ रिसोर्सेज हो गया, लेकिन यहां पर तो टॉल क्या है, ही इज टॉल, एडजेक्टिव हो गया टॉल, एडजेक्टिव। जब ये एडजेक्टिव हो गया तो एनफ क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा और इसके बाद लगेगा ही इज टॉल एनफ। यहां से एनफ कटेगा और कहां लगेगा, टॉल के बाद, ही इज टॉल एनफ। अब यहां पर ये एडवर्ब का रोल प्ले करने लगेगा और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कोई रीजन ऐसा मुझे नजर नहीं आता कि आपको ना समझ में आए, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर चैप्टर एडवर्ब। और जिन लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, देखा नहीं था, वो जरूर जाके देखे एडवर्ब का चैप्टर क्या है। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, ही इज निगर्ड। निगर्ड का मतलब क्या होता है, माइजर। अरे निगर्ड का मतलब माइजर तो होता है, लेकिन अब कुछ बच्चे सोच रहे सर माइजर का मतलब भी तो बताइए, नहीं पता हम लोग को। कंजूस, ऐसे लिखा है था कंजूस। निगर्ड और माइजर का मतलब क्या होता है, निगर्ड हो या माइजर हो, इस सब का मतलब होता है कौन सा जूस, कंजूस। He is niggard and saves each and every पैसे। यहाँ पैसा होना चाहिए, खैर पैसे नहीं, पैसा अगर हिंदी में लिखा हुआ है। और अदरवाइज यू कैन यूज ईच एंड एवरी पेनी। पेनी भी पैसे के रूप में यूज होता है, या रुपी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो गलती नहीं थी, गलती देखिए यहाँ पर है, वो एक टाइपो था जिसको हम लोग टाइपिंग एरर कहते हैं, स्पेलिंग गलत होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द एरर, नॉट द पंक्चुएशन मार्क्स और नॉट द स्पेलिंग्स। So he is niggard and saves each and every पैसा। वो कंजूस है इसलिए वो सेव करता है एक एक पैसा, बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए। लेकिन यहां पर ये जो निगर्ड लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए, निगर्ड इज अ नाउन। जैसे कवर्ड वॉज अ नाउन, कवर्ड कैसे क्या था, नाउन था, और उसका एडजेक्टिव बना था कैसे, एलवाई लगाकर। इन द सेम मैनर निगर्डली जो होता है वो इसका एडजेक्टिव होता है, और इसका एडवर्ब क्या होता है, इन ए निगर्डली मैनर, इन ए निगर्डली मैनर, और वे यू कैन से, है ना, ये इसका एडवर्ब हो गया। अब जरा इंसाफ से आप लोग देखकर बताइए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या एरर होगा। ही इज निगर्ड, ही है प्रोनाउन, प्रोनाउन क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, जबकि ये नाउन लिखा हुआ, देखो नाउन, एडजेक्टिव क्या होता है, निगर्डली। तो क्या करेंगे इसमें, निगर्ड काटेंगे, निगर्डली कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, ही इज निगर्डली एंड सेव्स। और यू कैन से, अगर आपको यहां पे नाउन का यूज करना है, यू कैन रीफ्रेम द सेंटेंस इन ए डिफरेंट मैनर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई यूज नाउन हियर, अगर मैं नाउन का यूज यहां पर करूं तो मुझे आर्टिकल ए की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये कह सकता हूं ही इज अ निगर्ड, या तो यहां पर ए लगा दो या निगर्ड काट के निगर्डली कर दो, दोनों सही है, क्योंकि एक तरफ एडजेक्टिव लगा दिया, एक तरफ नाउन लगा दिया। ही इज अ निगर्ड भी कर सकते हो, ही इज अ निगर्ड एंड सेव्स ईच एंड एवरी पैसा, राइट। क्यों पैसा पैसा करता है, राइट। सिक्स वन इज, चलिए भाई इट्स योर टर्न टू डू दैट, यू हैव 10 seconds ऑफ टाइम। आई एम फुल ऑफ एनर्जी today because I soundly slept last night। कह रहा है कि मैं फुल ऑफ एनर्जी हूं, बिल्कुल बूस्ट अप हूं, ग्लूकोज पी के आया हूं। आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज आई साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। क्योंकि साउंडली का यहां पे मतलब क्या है बच्चे, साउंडली का मतलब क्या है यहां पे, साउंड का एक और मतलब होता है, साउंड का मतलब तो आपने सुना होगा ना, आवाज बहुत आ रहा है, साउंड या नॉइस हो गया ना, ये साउंड हो गया। दूसरा एक और साउंड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, और साउंडली का मतलब क्या हुआ, स्ट्रांगली, यानी अच्छे तरीके से। आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे क्योंकि मैं लास्ट नाइट अच्छे तरीके से सोया था,
तो ये एडवर्ब बाद में जाना चाहिए, तो क्या होगा? बिकॉज आई स्लेप्ट साउंडली। आई साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट नहीं, आई स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट। होता क्या बच्चे कि जब कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो उसके बाद जाता है, यहां पर जाएगा। जबकि ट्रांजिटिव वर्ब के केस में एडवर्ब कहीं भी हो सकता है। आई, जैसे मैंने कहा कि आई केयरफुली कंप्लीट माई चैप्टर, आई केयरफुली कंप्लीट माई चैप्टर, आई कंप्लीट माई चैप्टर केयरफुली, दोनों सही है। लेकिन यहां पर क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव के बाद एडवर्ब लगाने की जरूरत होती है। इसलिए आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज आई साउंडली स्लेप्ट, नहीं, आई स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट। साउंडली बाद में चला जाएगा। 7th, I didn't know hardly anyone in the college and so I felt lonely all the time। कह रहा है कि मैं मुश्किल से ही या ना के बराबर किसी को नहीं जानता था। अच्छा, ना के बराबर नहीं जानता था, होना ये चाहिए था कि ना के बराबर जानता था। Anyone in the college and so I felt, इसलिए मैं फील करता था क्या? अकेलापन all the time। तो मैं आपको बता दूं, जब हार्डली लगा हुआ है, क्योंकि ये भी सेंस देता है कि इसका ना के बराबर का, क्लोज टू नथिंग। क्लोज टू नथिंग, नथिंग लिखा, नथिंग लिख दिया। हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली का मतलब होता है ना के बराबर। सेल्डम का मतलब भी क्या होता है? कम ही, बहुत ही कम, ना के बराबर, क्लोज टू नथिंग। जब ये पहले से नॉट है, ये भी नॉट है, तो नॉट नॉट कैंसिल आउट हो जाता है ना, इसलिए हमें एक नॉट लगाने की जरूरत है। या तो ये कहें कि आई डिड नॉट नो, हार्डली हटा दे, आई डिड नॉट नो एनीवन इन द कॉलेज, तब भी सही हो जाएगा। या अगर आपको नॉट हटाना है तो हार्डली का यूज कर ले कि आई हार्डली नो एनीवन इन द कॉलेज एंड सो आई फेल्ट लोनली। हार्डली नेगेटिव वर्ड है, नॉट भी नेगेटिव वर्ड है, दोनों एक साथ नहीं जा सकते। इसका मतलब पहले वाले पार्ट में एरर होगा। या तो आप यहां से नॉट हटा दें या हार्डली हटा दें, दोनों एक साथ नहीं जा सकते। दोनों एक दूसरे के खुले दुश्मन है, साथ साथ नहीं चल सकते। या अगर देखा जाए तो जो दोनों ही जंगल के राजा हैं और एक जंगल में दो राजा नहीं हो सकते। 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज आई हैव नेवर सीन ए कावर्ड मैन लाइक सोहन अगेन। अगेन कावर्ड मैन, इसने यहां पर मैन लगाकर बता दिया कि अब तो भाई मैन यहां पर नाउन हो गया, और अगर ये नाउन हो गया तो एक और नाउन नहीं आ सकता, क्योंकि एक नाउन दूसरे नाउन क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो इसे बनना पड़ेगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होता है? कावर्डली। पढ़ा चुके, इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखना। सो आई हैव नेवर सीन ए कावर्डली मैन लाइक सोहन। और अगर दूसरे तरीके से इस पर्टिकुलर सेंटेंस को आपको सही करना है तो आप कह सकते हो आई हैव नेवर सीन ए कावर्ड, मैन ही हटा दो, ए कावर्ड लाइक सोहन। नेक्स्ट, आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट ए मोर इंटेलिजेंट मैन इन माई लाइफ। कह रहा है कि मुझे याद है, मुझे नहीं याद है, नहीं मुझे याद है, ये मतलब क्या रहा है कि मैं कभी भी इससे ज्यादा इंटेलिजेंट मैन से नहीं मिला हूं अपनी लाइफ में। अच्छा, एक चीज, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर। देखो ये सेंटेंस देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर, क्या मतलब हुआ? आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप यहां पर बैठे। अच्छा, अगर किसी को मना कर दिया जाए कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप यहां ना बैठे, नॉट का यूज करना तो कहां करोगे? ये थोड़ी कह दो कि यू आर नॉट रिक्वेस्टेड। क्या नॉट यहां लगाओगे कि यू आर नॉट रिक्वेस्टेड टू सिट हियर? नहीं, ये गलत है। अगर इसमें नॉट लगाना होगा कि यहां ना बैठे तो यू आर रिक्वेस्टेड, नॉट कहां जाएगा? नॉट टू सिट, नॉट टू सिट हियर। रिक्वेस्ट तो किया जा रहा है ना कि ना बैठो,
ये लगा दो यू आर नॉट रिक्वेस्ट, मतलब आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की जा रही। इन द सेम मैनर आई रिमेंबर, मुझे याद है। आई नेवर रिमेंबर का मतलब यहां पर कुछ नहीं हुआ। यहां पे आगे देखो, जैसे यहां पे था ना नॉट टू, ऐसे इन द सेम मैनर नेवर टू। अब देखो सेंटेंस सही आ रहा है, यहां से नेवर हटा दो। आई रिमेंबर नेवर टू हैव मेट ए मोर इंटेलिजेंट मैन इन माई लाइफ, यानी मैं कभी भी नहीं मिला हूं, मुझे याद है। जैसे आप नेवर यहां पर लगा दो, मुझे नहीं याद है, कभी नहीं याद रहा, तो ये सेंस का सेंटेंस नहीं आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि ग्रामर से ज्यादा आपको सेंटेंस के सेंस पे ज्यादा ध्यान देना है, उसके बाद आप उसमें ग्रामर अप्लाई करो। नेक्स्ट, हर एक चीज ग्रामर के रूल से नहीं आती, कुछ चीजें आपके माइंडसेट से आती हैं कि कैसे आप सेंटेंस को सॉल्व करते हो, किसी क्वेश्चन को आप कैसे, व्हाट इज योर वे टू सॉल्व, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप टेकन बाय योरसेल्फ। हाँ, 10th, I refused to accompany him because he was so boring. Sounds like a very great sentence. It has no error. Most of the people will be thinking there is no error, but my friend, there is an error. Can you find out this one? Just because my name is John, वो कहते हैं ना नाम का असर पड़ता है, इसलिए मैं जब सिंपल से इंग्लिश बोलता हूँ ना तो मुझे बहुत दिक्कत आती है बोलने में, बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन जब मैं बाहर के एक्सेंट में जब लैंग्वेज बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि मेरा नाम जॉन है। इसलिए जॉन का नाम, मतलब नाम से असर पड़ता है, नाम से ज़रूर असर पड़ता है आपके, जो आपका नाम रखा गया है। I refused to accompany him because he was so boring. ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस सही होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैं एडवर्ब डिस्कस कर रहा था कि सो का मतलब बहुत नहीं होता। सो का मतलब ग्रामेटिकली अगर देखा जाए, प्योर अगर स्ट्रिक्ट ग्रामर की बात की जाए, तो सो का मतलब होता है इतना, वेरी का मतलब होता है बहुत। सो का मतलब होता है इतना, तो बताना पड़ेगा कितना। आई रिफ्यूज टू कंपनी, मैं उसके साथ जाने से मैंने इनकार कर दिया। कंपनी हिम मतलब उसके साथ जाने से, उसको कंपनी देने से, क्योंकि वो बहुत बोरिंग था। बहुत का सेंस आ रहा, लेकिन मैंने कह दिया क्योंकि वह इतना बोरिंग था कि सो बोरिंग दैट, इसका मतलब सो के बाद तो दैट आता है, इतना के बाद लगाना भी तो पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कितना। सो बोरिंग दैट, आगे कुछ भी सेंटेंस हो, इसका मतलब सो इज फॉलोड बाय दैट, TOO is followed by TO2, and whereas very is the right word suitable for this particular thing. तो यहां पर हो जाएगा I refused to accompany him because he was very boring. So नहीं, very. Although it sounds better, लेकिन क्या करें भाई, ये अंग्रेजी है और उसमें संभावनाएं अपार है। नेक्स्ट, अंग्रेजी नहीं कहेंगे हम, ये हमें कहना चाहिए लैंग्वेज है, क्योंकि हिंदी में भी है, हर एक लैंग्वेज में ऐसा होता है, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है ना, हमको एहसास नहीं होता, लेकिन जो सीख रहा होता है हिंदी उसको समझ में आएगा कि हिंदी कितनी कठिन है। आई रिफ्यूज टू कंसिडर हिम एज एन ऑनेस्ट बॉय एज ही हैज हैड चीटेड मैनी पीपल। मैंने मना कर दिया उसको कंसिडर करने से, एज क्या कंसिडर करने से, एज एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि वो बहुत लोगों के साथ चीट कर चुका था। तो मैंने अभी आपको बताया कि रिगार्ड के साथ तो एज लगता है भैया, लेकिन कंसिडर के साथ एज नहीं जाता। तो क्या करेंगे, आई रिफ्यूज टू कंसिडर हिम एन ऑनेस्ट बॉय विदाउट एनी एज इन बिटवीन। क्लियर हुआ कि क्या एरर था? ये याद रखो, दिमाग में रख लो भैया कि कंसिडर के साथ एज नहीं आता है। Now coming to the next question, you have 10 seconds to solve this particular question. Then I will be coming back to you. All right. Most of the people might be getting the answers as well. I see him often. Often का मतलब क्या? अक्सर। Often at the bus terminal.
क्या यहां पर ऑफन इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितना फ्रिक्वेंटली हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, ऑलवेज हो रहा है, हमेशा हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, रेयरली हो रहा है, ऑफन हो रहा है, समटाइम्स हो रहा है, ये बताते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। और इनकी जो पोजीशन होती है ना वो मेन वर्ब से पहले होती है। आई ऑफन सी हिम, यहां से हटेगा, आई ऑफन सी हिम एट द बस टर्मिनल, ऑफन। नेक्स्ट 13th one, take your time, I'm waiting for your reply. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? Mangoes taste more sweetly than any other fruit of this world. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मैंगोज हमेशा मीठे हो, क्योंकि खट्टे भी होते हैं, कभी कभी बेस्वाद भी होते हैं, फीके भी होते हैं। अच्छा, बहुत ध्यान समझना, कभी कभी क्या होती, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें एडजेक्टिव रखना होता है, एडवर्ब नहीं रखना होता, जैसे, और दोनों में अंतर होता है। जैसे मैंने कहा गो स्लो, गो स्लोली, इन दोनों में क्या अंतर है? या एक और एग्जांपल ले, ही आंसर्ड मी रॉन्ग, दूसरा ही आंसर्ड मी रॉन्गली। बेटर वर्जन क्या है? दोनों सही है, गो स्लो गो स्लोली ये भी सही है, ही आंसर्ड मी रॉन्ग ये भी सही है, ही आंसर्ड मी रॉन्गली। लेकिन बेटर वर्जन क्या है? बेटर वर्जन क्या है इसका? क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, खास तौर से जब सेंस वाली वर्ब्स होती हैं, जैसे टेस्ट हो गया, फील हो गया, कोई चीज़ ना फील करना, सेंस, फीलिंग्स, या कह सकते हैं स्टेट ऑफ माइंड जो बताती चीज़ें, उनके साथ हमें एडवर्ब नहीं लगाना होता, उनके साथ एडजेक्टिव लगाना होता है। गो स्लो का मतलब जो आपका आउटपुट होना चाहिए वो स्लो होना चाहिए, जबकि गो स्लोली बताता है कि आपका जाने का या चलने का मैनर स्लो होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, कहीं आप ड्राइव कर रहे थे, कहीं गाड़ी से जा रहे थे, आगे बोर्ड लगा था गो स्लो, तो उसका कहने का मतलब ये है कि आप गाड़ी में बैठे बैठे अपने आप को स्लो मत करो, बल्कि जो आउटपुट आ रहा है आपका आगे बढ़ने का वो स्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा गया कि आप बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, ऐसा नहीं, आउटपुट स्लो होना चाहिए, यानी गो स्लो। गो स्लोली का मतलब ये हुआ कि आपका सारा एक्शन, जो मैनर आपका काम करने का, वो स्लो हो जाना चाहिए, कि आप पाँव भी एक्सलेटर पे बहुत धीमे धीमे रख रहे हो, है ना। जैसे मैंने कहा वॉक स्लोली, तो वॉक स्लोली का मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक्शन होना चाहिए वो स्लो होना चाहिए। वॉक स्लो का मतलब ये हुआ कि एक्शन भले ही आपका तेज हो आगे बढ़ने का, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है वो स्लो होना चाहिए। नेक्स्ट इज ही आंसर्ड मी रॉन्ग का मतलब ये हुआ जो उसका आंसर था वो रॉन्ग था, जबकि ही आंसर्ड मी रॉन्गली का मतलब वो जो आंसर उसने दिया था गलत तरीके से दिया था। यहाँ पे मैनर की बात हो रही, तरीके से गलत, उसका तरीका गलत था। ही आंसर्ड मी रॉन्गली, रॉन्ग तरीके से, लेकिन ही आंसर्ड मी रॉन्ग यानी कि आंसर जो उसका था वो रॉन्ग था। तो मैंगोस टेस्ट मोर स्वीट, स्वीटली नहीं, स्वीट देन एनी अदर फ्रूट, है ना, क्योंकि ये सेंसेशन को बताता है, फील को बताता है, टेस्ट, इसलिए स्वीटली नहीं, मैनर में नहीं जाएगा, ये एडजेक्टिव में चला जाएगा। मैंगो टेस्ट मोर स्वीट देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट इज माई फादर इज वेरी क्विकर देन आई एट चेस। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो क्विकर कंपैरेटिव डिग्री है, क्विकर कंपैरेटिव डिग्री के साथ वेरी का यूज नहीं करते बल्कि मच का यूज करते हैं। मच क्विकर, मच बेटर, नॉट वेरी बेटर। माई फादर इज मच क्विकर देन आई एम एट चेस। नेक्स्ट 15th, never in the history there has been as shrewd a mentor as चाणक्य। shrewd का मतलब होता है चालाक, बुद्धिमान, क्लेवर।
कह रहा है कि कभी भी हिस्ट्री में, never in the history there has been as shrewd as a mentor as चाणक्य। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जितना कि इतना मेंटोर का मतलब सिखाने वाला, टीचर, मास्टर, कोई वैसा मास्टर नहीं गुजरा जो इतना चालाक था, इतना बुद्धिमान था चाणक्य जैसा। तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है और हम लोग चीज़ों को एम्फेसाइज करके बोलते हैं, नेवर डू आई ट्रस्ट हिम, तो क्या करते हैं, रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई करते हैं। इफ यू हैव मिस द रूल ऑफ इन्वर्जन, you can go back to my previous lecture and you can learn what exactly the rule of inversion is, where whenever you start a sentence using an adverb in the front, the verb comes just after that word before the subject, as it looks that it is kind of interrogative sentence, but it is not. This is the highlighted one. इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी बात को हम एम्फेसाइज करके बोलते हैं और जिस वर्ड को एम्फेसाइज करते हैं उसको आगे लेके आते हैं, उसके बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि कहलाता है रूल ऑफ इन्वर्जन। तो अगर आपको नहीं पता रूल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, मेरे प्रीवियस लेक्चर में जरूर जाके देखिएगा। रूल ऑफ इन्वर्जन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पर लग जाएगा रूल ऑफ इन्वर्जन, जस्ट बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द सेंटेंस यूजिंग नेवर। सो नेवर इन द हिस्ट्री, यहाँ पर देखो, नेवर इन द हिस्ट्री हैज देयर बीन, यहाँ से हैज अ टाइम, नेवर इन द हिस्ट्री हैज देयर बीन, ये हेल्पिंग वर्ब जस्ट उस नेवर वाले फ्रेज के साथ चला जाएगा, उसके बाद सेंटेंस अपने आप एज इट इज उतर जाएगा। तो क्या बोलेंगे, नेवर इन द हिस्ट्री हैज देयर बीन एज श्रूड ए मेंटर एज चाणक्य। रूल ऑफ इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। 16th वन, आउटराइट रिजेक्शन ऑफ माई प्ली डिसअपॉइंटेड मी। प्ली का मतलब होता है आपका जो आइडिया है, आपकी बात। आउटराइट का मतलब कंप्लीट, आउटराइट का मतलब होता है कंप्लीट। और याद रहे ये एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट का जब एडवर्ब बनाते हैं तो कंप्लीटली होता है, लेकिन आउटराइट का जब एडवर्ब बनाते हैं तो यही रहता है। एडजेक्टिव भी आउटराइट होगा यानी कंप्लीट पूरी तरीके से, एडवर्ब भी आउटराइट होगा। अब यहां पर देखो रिजेक्शन इज अ नाउन और आउटराइट आ रहा है एडजेक्टिव के तरीके से। एडजेक्टिव भी आउटराइट होता है, एडवर्ब भी आउटराइट होता है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट 17th, पढ़े भाई। शी डिड हर जॉब एज बेटर एज शी कुड डू। पहली चीज ये कि एज और सो एज के एडजेक्टिव में देखा था कि बीच में यहां पर चाहे एडजेक्टिव आए चाहे एडवर्ब आए, कौन सी डिग्री में आएगा, पॉजिटिव डिग्री में आएगा। एज बेटर एज नहीं होता, एज गुड एज हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहां पर एडवर्ब की बात कर रहा है कि शी डिड हर जॉब, किस तरीके से, तो गुड होता है एडजेक्टिव। अपनी जॉब को कंप्लीट किया, शी डिड हर जॉब वेल, ना कि शी डिड हर जॉब गुड। गुड इज एन एडजेक्टिव और गुड का एडवर्ब क्या होता है, वेल होता है, गुडली नहीं होता है, गुड नहीं होता। जो हम आमतौर पे गलत करते हैं, गलत यूसेज करते हैं, जैसे यू आर डूइंग गुड कहते हैं ना, यू आर डूइंग गुड, गलत है, यू आर डूइंग वेल। शी डिड हर जॉब एज वेल एज शी कुड डू। Next, she does her work good again as she is a trained nurse. वो अपना काम करती है गुड, अच्छे तरीके से कहना तो वेल कहो, वेल नॉट गुड। she does her work well as she is a trained nurse, क्योंकि गुड होता है एडजेक्टिव, वेल होता है एडवर्ब। नेक्स्ट 19th, She had barely nothing to wear when she came to me for help. मतलब उसके पास ना के बराबर कुछ भी पहनने को नहीं था जब वो मेरे पास आई हेल्प के लिए। ना के बराबर कुछ भी नहीं था। पहली बात तो आप ना के बराबर भी कह रहे हो, barely नेगेटिव सेंस, फिर नथिंग भी कह रहे हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको कहना पड़ेगा she had barely anything। सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा, क्योंकि यहां से सेंटेंस की स्टार्ट हुआ, इसके अकॉर्डिंग जो गलती मिली वो यहां पे हमने पॉइंट आउट की, इसलिए ए पार्ट में नहीं बी पार्ट गलती होगी। शी हैड barely anything to wear।
या अगर पूछा जाए कि सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिख कर दिखाओ तो तरीका क्या होगा, आप बेयरली भी हटा सकते हो, शी हैड नथिंग टू वेयर ये भी कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में जाएगा, सेकंड पार्ट में जाएगा, क्योंकि वी स्टार्ट रीडिंग द सेंटेंस फ्रॉम दिस साइड and whenever you use you are reading she had barely, you will have to consider that the given part is right, and according to the given part you will have to find out the error in the next part. So the error lies in the next part, that is B. Now coming to the question number 20th, she is either dumb or deaf if not both. तो मैं आपको बता दूं कि जो both word होता है ना, ये कभी भी not के साथ नहीं जाता। शी इज आइदर या तो डम है या डीफ है, अगर दोनों नहीं है तो हम यहां पर बोथ के साथ, क्योंकि नॉट जाता नहीं तो हम क्या करेंगे, यहां पर बोथ काट देंगे और नॉट की जगह नीदर लगा देंगे, इफ नीदर, दोनों में से कोई नहीं, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। इतना बस याद रखें कि बोथ के साथ नॉट नहीं जाता। नेक्स्ट, शी नोज राइडिंग ए हॉर्स, उसे पता है कि घुड़सवारी कैसे की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई काम कैसे किया जाए ये बताया जाता है, ये है जेरंड। जेरंड का यूज नहीं करते हैं, बल्कि इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, जो ये कहता है शी नोज हाउ टू राइड ए हॉर्स, राइट। तो क्या हो जाएगा, शी नोज हाउ टू राइड ए हॉर्स। शी नोज राइडिंग नहीं, जेरंड नहीं, बल्कि इन्फिनिटिव का यूज करेंगे जब भी बात आए कि किसी काम को कैसे किया जाए। 22nd, great leaders try to eradicate social evil practices with tooth and nail. इसका क्या मतलब हुआ, tooth and nail? जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो उन्होंने किया, ग्रेट लीडर्स ट्राई किया, उन्होंने ट्राइड लिखा हुआ ना, इराडिकेट हटाने के लिए सोशल एविल को, प्रैक्टिस को। अब ये मैंने बता रहा है किस तरीके से, यानी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी तरीके से, यानी कि पूरा खुद को सैक्रिफाइस करके। तो उसके लिए एक इडियम यूज होता है टूथ एंड नेल, और क्योंकि ये एडवर्ब है इसलिए एडवर्ब के साथ यहाँ पर विद लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे विद लगाए बन जाएगा नाउन, क्योंकि प्रपोजिशन इज फॉलोड बाय ईदर अ नाउन और प्रोनाउन, ये बन जाएगा नाउन। टूथ और नेल की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एडवर्ब के बता रहा मैनर को किस तरीके से किया, यानी कि हम कह सकते आउटराइट, कंप्लीटली, पूरा सर्व कुछ अपना सेक्रीफाइस करके। तो यहां पर विद लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इडियम है एज एन एडवर्ब, एडवर्ब के साथ किसी भी प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वो नाउन बन जाएगा। प्रैक्टिसेस है ना, उसके बाद एराडिकेट सोशल एविल प्रैक्टिसेस, टूथ एंड नेल, विदाउट एनी विद। नेक्स्ट 23rd, it rained like cats and dogs in the same manner like previous one. वर्षा हुई मूसलाधार, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या, मूसलाधार वर्षा हुई, इसका मतलब तरीके को बता रहा है, मैनर को बता रहा है कि रेन कैसे हुई। यहाँ पर लाइक लगाने की जरूरत नहीं, जैसे ही आप लाइक लगाओगे तो यहाँ पर ये नाउन बन जाएगा, जबकि यहाँ पर आना चाहिए एडवर्ब। इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स थ्रू आउट द नाइट, लाइक हटा दो। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम एज, मैंने बताया था ना, कंसीडर के साथ, नेम्ड के साथ, कॉल्ड के साथ, इलेक्टेड के साथ, अपॉइंट के साथ, डिक्लेयर के साथ, चोजन के साथ, मेड के साथ, सेलेक्टेड के साथ, इनके साथ कभी भी एज टर्म का यूज नहीं करते। तो क्या हो जाए, द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम ऑफिसर इन चार्ज। 25th, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली। होता क्या है कि लाउडली का मतलब होता है मेकिंग नॉइस, जबकि अलाउड का मतलब होता है ऑडिबल। मतलब ऑडिबल का मतलब क्या हो, सुनने लायक। तो टीचर ने अगर स्टूडेंट से बोला है कि जोर से बोलो, इसका मतलब नॉइस क्रिएट करने के लिए नहीं, इतना जोर से बोलो कि सुनाई दे। तो लाउडली जाता है बहुत ज्यादा क्योस के अर्थ में, शोरगुल के अर्थ में, जबकि अलाउड जाता है सिंपली दैट कैन बी हर्ड नाइसली, जो आसानी से सुना जा सके। तो उसके लिए क्या कहना पड़ा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टॉक अलाउड, राइट, नॉट लाउडली। नेक्स्ट इज, though he was brave, he could not face the ups and downs of life manly.
मैनली का मतलब क्या है? लाइक ए मैन, या तो लाइक ए मैन कह दो तो भी सही। मैनली नहीं आ सकता क्योंकि मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में, मैन इज अ नाउन, मैनली इज एन एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब। एडजेक्टिव है ये बेटा, है ना, जबकि इसका जो एडवर्ब बनता है वो बनता है मैनफुली। एडवर्ब, दिस इज एन एडवर्ब। सो हियर द वर्ड विच विल बी यूज्ड is, though he was brave, he could not face the ups and downs of life manfully. manfully ये काटेंगे मैनली क्योंकि हमें चाहिए क्या? एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब क्या होता है? मैनफुली। मैनफुली। नेक्स्ट 27th, we must try to save our hardly earned money। अच्छा, कहना ही चाहता है कि हमें जरूर से जरूर ट्राई करना चाहिए बचाने के लिए अपने पैसे को जो हमने ना के बराबर, देखो हार्डली के नेगेटिव से, ना के बराबर अचीव किया नहीं, कठिन परिश्रम से अचीव किया है। कठिन परिश्रम के लिए हार्डली टर्म नहीं आता बल्कि हार्ड टर्म आता है। यू हैव टू वर्क हार्डली नहीं, यू हैव टू वर्क हार्ड। कठिन परिश्रम के लिए हार्ड लगाओ, जबकि ना के बराबर सेंस देने के लिए हार्डली लगाओ। यू मस्ट ट्राई टू सेव आवर हार्ड अर्न्ड मनी। Now coming to the next one is, that is, we seldom or ever go out these days because it is too hot nowadays। कहना क्या चाहता है जरा एक बार समझ लेते हैं। seldom कौन सा होता है? ना के बराबर। ना के बराबर या कभी हम बाहर जाते हैं, क्योंकि आजकल इन दिनों nowadays मतलब क्या, आजकल बहुत ज़्यादा हॉट है। हालांकि आजकल तो मौसम ठंडी चल रहा है, कोई बात नहीं। जब ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया हो तो बहुत गर्मी होगी। तो अब मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूं, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्बिनेशन याद रखो। सेल्डम इफ एवर का वही मतलब होता है जो सेल्डम और नेवर का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्डम के साथ एवर का कॉम्बिनेशन नहीं है। सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, तो वी सेल्डम और क्या आ जाएगा? नेवर। और अगर दूसरा कॉम्बिनेशन फिट करना है तो वी सेल्डम इफ एवर। यहां से और हटाना पड़ेगा, या तो ऐसे यूज करो या तो इस फ्रेज को ऐसे यूज किया जाता है। दिस मेथड इज रॉन्ग। वी सेल्डम इफ एवर और वी सेल्डम और नेवर। ठीक है, मतलब क्या हुआ? सेल्डम और नेवर का मतलब क्या हुआ? बहुत ही कम। Next is 29th. We should keep our belongings orderly. बताएं क्या एरर है इसमें? तो जैसे हमने कावर्ड पढ़ा था, जैसे हमने निगर्ड पढ़ा था, जैसे हमने माइजर पढ़ा था, वैसे ही हम पढ़ सकते हैं ऑर्डर। ये सब एक नाउन है। यहां पे ऑर्डर का मतलब क्रम से है। किसी को ऑर्डर करने से मतलब आज्ञा देने से मतलब नहीं, ऑर्डर का मतलब क्रम। ऑर्डरली जो होता है ये एक एडजेक्टिव होता है, जैसे कावर्डली, निगर्डली, माइजरली एडजेक्टिव होते हैं। और इसका जो एडवर्ब होता है इन एन ऑर्डरली मैनर, इन ऑन ऑर्डरली वे हो सकता है, ऑर्डरली वे हो सकता है। तो वी शुड कीप, हमें अपने बिलोंगिंग्स को यानी अपने पास जो है उनको रखना चाहिए कैसे? क्रमबद्ध तरीके से। तो कहना चाहिए यहां पर ऑर्डरली नहीं, इन एन ऑर्डरली मैनर और वे। ठीक। नेक्स्ट इज विजय कुड नॉट स्कार्सली, बिल्कुल देखते ही समझ में आ गया, क्योंकि जैसे आपने नॉट लगाया आप स्कार्सली नहीं लगा सकते। नॉट और स्कार्सली यानी बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, ये सब ना के बराबर का मीनिंग देते हैं। दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दो नॉट एक साथ नहीं हो सकते। यानी कि देखते ही आपने आंसर पा गए 2 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट 31st, व्हेन आई रीड हिज बायोग्राफी आई हार्डली फाउंड समथिंग। अगेन आई हार्डली, व्हेन नॉट यू आर यूजिंग हियर, हार्डली का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। तो ना के बराबर के सेंस में सम नहीं लगा सकते, बताया था एडजेक्टिव वाले पार्ट में। एनीथिंग, anything, right? In his character that I could admire. Next, 32nd, when she received the good news, she ran straightly to call up her parents.
स्ट्रेटली यहां पर नहीं आएगा बल्कि आएगा स्ट्रेट। स्ट्रेटली इज नो वर्ड, ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है ना। स्ट्रेट, शी रैन स्ट्रेट, जैसे फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता, फास्टली इज नो वर्ड, ऑल्दो स्लोली एग्जिस्ट। स्लो का स्लोली भी एग्जिस्ट करता है, स्लो भी एग्जिस्ट करता है, स्लोली भी एग्जिस्ट करता है, फास्ट तो एग्जिस्ट करता है, फास्टली ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। इन द सेम मैनर स्ट्रेटली जैसा कोई भी वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता है। स्ट्रेट, एडजेक्टिव भी स्ट्रेट है, एडवर्ब भी स्ट्रेट है। इन द सेम मैनर फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है। एलवाई लगाने की जरूरत नहीं, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज यू ऑलवेज कम लेटली टू क्लास, तुम देरी से आते हो तो उसके लिए लेटली का यूज नहीं करते बल्कि लेट का यूज करते हैं। ऑलरेडी आप डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, क्योंकि लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, रिसेंटली, जो कि यहां पर सेंस नहीं आ रहा। यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। देखो एक्टेड क्या है, वर्ब, वर्ब के साथ क्या चाहिए हमको, एक एडवर्ब चाहिए। तो अब एडवर्ब के लिए हमें नोबलर तो नहीं हो जाएगा, नोबली हो जाएगा। और इसका जब कंपैरिजन बनाएं, क्योंकि आगे देन लिखा हुआ, तो बना देंगे मोर नोबली। रीजन क्या है, एक्टेड की बात कर रहा है, वर्ब की बात कर रहा है, तो यहां पर वर्ब को एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता, एडवर्ब करता है, तो नोबली, मोर नोबली। नेक्स्ट, you should have sufficiently, again you should have sufficiently collateral to pay back the loan। ये क्या है, ये टर्म है कोई एक कैसे फाइनेंशियल टर्म है, मनी के केस में बात कर रहा है, राइट। तो अब अगर ये नाउन है तो यहां पर नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा, ना कि एडवर्ब। एलवाई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, you should have sufficient collateral to pay back to the loan, राइट। क्लियर है भाई, कोई डाउट? ठीक है भाई, यहीं तक हम लोग रखते हैं। एनफ क्वेश्चंस हैव वी डिस्कस्ड हियर, और मुझे लगता है कि यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग आगे नेक्स्ट टर्न पे सॉल्व करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 35 क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए थे यहाँ पर, 35 क्वेश्चंस हम लोग पूरे डिस्कस कर लिए, और उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया अभी भी, तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हो, पूछने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आप लोग पूछते नहीं हो। देखो भाई, दो लोग नहीं पूछते, या तो जिसको सब कुछ आता है वो नहीं पूछता, क्योंकि जब सब कुछ आपको आता ही तो पूछने की जरूरत, या तो वो लोग नहीं पूछते हैं या जिनको कुछ भी नहीं आता। तो आप डिसाइड कर लो कि आप कौन सी कैटेगरी में, क्योंकि जो मिडिल ऑफ द कैटेगरी होते हैं, यानी कि एवरेज या बिलो एवरेज या अबव एवरेज वाली कैटेगरी में होते हैं, उनको पूछना अच्छा लगता है, वो उनको पूछना चाहिए। क्योंकि अगर भाई सीखना है तो पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि किताबों से आप पूछ नहीं सकते हो। ये तो अच्छी बात है कि आपके पास टीचर्स हैं पूछने के लिए, जो खुद कहते हैं कि बेटा हमसे पूछो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद हमेशा की तरह।